जय हिंद बच्चों। अपना स्कूल वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। तो देखिए, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे हमारे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जो इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें लोकतंत्र है, मीन जो जिसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है और जो सरकार के आदमी होते हैं वो लोगों में से होते हैं। ऐसी सरकार जो होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो पहले से ही प्री सपोज ये मान के चलती है कि हमने सोसाइटी कैसी बनानी है, डेमोक्रेटिक, जिसमें कि लोगों की ही चले, लोगों के ही लोग हों, लोगों का ही हितों का बात की जाए। तो देखिए, जो फॉर्मल हमारा फ्रेमवर्क है डेमोक्रेसी का, हम जो कहते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र का जो हमारा फ्रेमवर्क है वो किसी वैल्यू का नहीं है। असल में ये मिसफिट है जब तक हमारी जो सोसाइटी है सोशल, उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। मीन्स हमारी सोसाइटी में जब तक हम डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्रता को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मीन्स सबके लिए इक्वल राइट्स और सबके लिए इक्वल ड्यूटीज़ नहीं डालेंगे, तब तक ये डेमोक्रेसी मीन जो लोकतंत्र की गवर्नमेंट है, ये सिस्टम खरा अपना कुछ नहीं है, कुछ इसी वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हमें सोशल जो डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इंडिया ने ऑप्ट किया है सोवरियन एंड सेकुलर डेमोक्रेसी का। सोवरियन मीन्स कि जिसमें किसी बाहरी ताकत का, किसी देश का कोई लेना देना नहीं है, और सेकुलर होता है जिसमें किसी धर्म का कोई ये नहीं है कि हम किसी विशेष धर्म को मानेंगे, सबको फ्रीडम है, वो किसी धर्म को मान सकते हैं। तो जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमने ये मान के चला था कि हम सोवरेन और सेकुलर सिस्टम पे चलेंगे। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट्स देता है सभी सिटीजन्स को, और रिकॉग्नाइज करता है कि उनकी जो नीड है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको हम सेफ गार्ड करेंगे, उनके इंटरेस्ट को, ताकि वो सफ़र ना हो किससे, हायर कास्ट से, जो उनसे बढ़िया कास्ट हैं, जो उनसे रिच लोग हैं, वो उनकी जो नीड्स हैं, जो उनके जो हक हैं, उनको वो नुकसान ना कर सकें। तो देखिए, जो शेमफुल शर्म वाली बात थी हमारी कास्ट वाली सिस्टम, जात पात वाली, उसको हमने अवे किया है। तो पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, जो लॉज हैं, या अदर एडमिनिस्ट्रेशन जो तरीके हैं, उनका एम यही है कि वो अपलिफ्ट करें, उन लोगों को ऊपर लेकर आएँ जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको मीन्स कि अभी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं सोसाइटी में, ताकि उनको प्रॉपर सोशल जस्टिस मिल सके, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे प्रीमिएबल, जो पर्पज़ है हमारा, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पज़ है, इसकी बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट थिंग क्या है, जस्टिस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जस्टिस सबके साथ जो है जस्टिस होना चाहिए, चाहे वो सोशली है, चाहे इकोनॉमिकली कोई अमीर है या गरीब है, चाहे कोई पॉलिटिकल लेवल में अच्छी पोजीशन पे, चाहे कोई पॉलिटिकल लेवल में नहीं है। लिबर्टी मीन्स आज़ादी सबको है, थाट्स की, सोचने की, एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने आइडियाज़ को बताने की, बिलीफ किसी में विश्वास करने का, फेथ करने का, और वर्कशिप मीन अपनी पूजा पाठ करने का, सबको लिबर्टी मीन्स आज़ादी है। इक्वलिटी मीन्स हो गया सब इक्वल हैं, स्टेटस वाइज, काम वाइज और अपॉर्चुनिटीज़ वाइज। मान लीजिए कोई जॉब निकलती है तो उसके लिए सभी इक्वल हैं, सभी ट्राई मार सकते हैं, फार्म भर सकते हैं और एलिजिबल हैं अगर उनमें योग्यता है। फ्रेटर्निटी क्या होता है कि भाईचारा, तो सभी के सभी जो हैं श्योर करेंगे इंडिविजुअल की आपस में वो फ्रेंडशिप रहें, भाईचारे की फॉर्म में रहें। तो देखिए, इट इज़ ट्रू, ये सच है कि सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल राइट्स, हमारे जो हक हैं, और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर मौका मिले, एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, और पब्लिक का पार्टिसिपेशन, सहयोग किसमें, डिसीजन मेकिंग में, मेक्स है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल है जब सोशली जस्टिस हो सबके साथ, हर इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, और पब्लिक का सहयोग होगा, पार्टिसिपेशन होगा डिसीजन मेकिंग में, वो भी फैसले लेने में अपना डिसीजन देंगे, तभी हम सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनाएंगे। बट लेकिन ओवर 17 ईयर्स ऑफ अटेनिंग इंडिपेंडेंस, हमें 70 साल हो गए आज़ाद हुए हुए देश के, लेकिन फिर भी हम ये अचीव नहीं कर रहे अपने गोल्स सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस में, एंड आर स्टिल वर्किंग टुवार्ड्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। अभी भी हम ऐसी कोशिश की जा रही है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, वेयर एवरीवन कैन लिव विद द डिग्निटी एंड ऑनर, जहाँ पे हर आदमी शान से, भाईचारे से, डिग्निटी में समानता से और ऑनर से जी सके। तो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं। किस मैनर में पिछड़े हुए हैं, सोशली, समाज में वो पिछड़े हुए हैं कई बातों से,
सामाजिक कारणों से। इकोनॉमिकली पैसे वाइज उनके पास पैसा कम है। एजुकेशन वाइज उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, वो उनके पास बढ़िया पढ़ाई नहीं है। तो ये जो विक्टिम्स हैं, जो बैकवर्डनेस से हैं, जो पीड़ित लोग हैं, विक्टिम, इन ये कंपोज क्या करते हैं, इनसे क्या बनता है हमारा शेड्यूल कास्ट। इनसे हमारा शेड्यूल कास्ट बनता है जिसको एससी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब बनते हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस बनते हैं। तो काफ़ी माइनॉरिटी ग्रुप्स, काफ़ी संख्या में जो बड़े लेवल पे हैं, माइनॉरिटी मीन्स ज़्यादा अमाउंट में हैं, ऐसे ग्रुप्स सफ़र करते हैं बैकवर्डनेस मीन्स पिछड़ापन। जिनको सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, जो इकोनॉमिकली पैसे वाइज पिछड़े हुए हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं जितना होना चाहिए, एजुकेशन वाइज उनके पास इतनी एजुकेशन जितनी होनी चाहिए। तो इन ग्रुप्स को हम कहते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो आगे देखिए बात है इसमें कि मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं, ये वो सेक्शन है सोसाइटी के जो जिनको हमेशा हमने इग्नोर किया है पास्ट में, ड्यू टू सेवरल सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस। पास्ट में पुराने टाइम में सोशल सामाजिक कारणों से, सिचुएशंस थे या इकोनॉमिकल पैसे वाइज सिचुएशन थे, इन लोगों को अब तक हमने इग्नोर किया गया है, इसलिए ये लोग का विकास नहीं हो सका। तो मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं, जो एससी बीसी वाले, वर फोर्स टू लिव, इनको फोर्स होता था, इनको प्रेशराइज होते थे ये कि टू लिव ऑन द फ्रिंज ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के तर्ज पर रहें, और वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, और इनको सोसाइटी से बाहर ही माना जाता था एक तरह से। तो दीज ग्रुप सफ़र फ्रॉम आइसोलेशन, तो ये ग्रुप्स को ऐसे लगा कि ये जैसे सोसाइटी से कटे हुए हैं या इनका सोसाइटी में कोई रोल ही नहीं है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनको सोशली सामाजिक तौर पे इनसे बहुत भेदभाव किया जाता था। तो देखिए लेटर स्टडी करते हैं इन्हीं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रुप है हमारा डिस्कस करेंगे वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे। तो देखिए कास्ट जो है दलित की, आदिवासीज़ की, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट में आई हैं, जिनको कहते हैं हम शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। ट्राइब्स मीन्स आदिवासी, और दलितों को कहते हैं हम शेड्यूल कास्ट रिस्पेक्टिवली। मीन्स पहले वालों को, दलितों को हम कहेंगे शेड्यूल कास्ट, और जो आदिवासी में उनको ट्राइब मीन्स शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेम किया है, रियलाइज़ किया है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तभी पॉसिबल है अगर इसके ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपलिफ्ट हो जाए, अगर इसकी सोसाइटी में रहने वाले सब लोगों का विकास हो जाए इकोनॉमिकली, सोशली, तभी हम इंडिया जो है डेवलप कर सकता है। तो इकोनॉमिकली मीन पैसे वाइज, रोजगार वाइज, और सोशली मीन सोसाइटी में भी क्या डिसएडवांटेज है इन कम्युनिटीज़ की, इनको दलित कहते हैं, इनको हरिजन कहते हैं, और अब भी इनको अनटचेबल की, इनको छूना ठीक नहीं है, इनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो दे इंक्लूड द पीपल हु वर, इन लोगों में कौन से लोग आते हैं जो शेड्यूल कास्ट कहते हैं? इनमें वो लोग आते हैं जो लेदर वर्कर्स हैं, चमड़े का काम करते हैं, स्कैवेंजर्स हैं जो गंदगी वगैरह उठाते हैं, टैनर्स हैं जो चमड़े को साफ करते हैं, फ्लेयर्स हैं, कोबलर्स मोची हैं, एग्रीकल्चर के लेबरर्स हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, मजदूर, ड्रम बीटर्स ढोल बजाने वाले, फोल्क म्यूजिशियन जो गाना गाते हैं, गाने वैसे देसी से गाने गाते हैं, स्ट्रीट हैंडीक्राफ्ट पर्सन्स जो स्ट्रीट्स पे हैंडीक्राफ्ट्स में वो कलाकार होते हैं, उनको, इन सबको जो शेड्यूल कास्ट में डालते हैं। तो देवर डिस्क्रिमिनेटेड एंड एक्सप्लोटेड, इनको आज तक भेदभाव किया जाता है और एक्सप्लोटेड में इनको लूटा जाया गया है बाय द हायर कास्ट पर लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं ऑन वन हैंड, एंड वाई द कॉलोनियल पावर, जो कॉलोनियल पावर मीन्स कहीं पे कोई ज़्यादा लोग पावर में हैं, रिच लोग हैं, तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि उनका मोनोपोली मीन्स कब्जा है बाकी रिसोर्सेज पे, और इनको वो वंचित रखते हैं उन रिसोर्सों से, उन एक्टिविटीज़ से, उन डेवलपमेंट्स से। तो देखिए जो आदिवासी हैं, जो कि नेटिव्स हैं, हमारे लैंड के पड़ोसी हैं, हमारे लैंड के आसपास रहते हैं, मीन्स जंगलों के आसपास रहते हैं। तो आदि मीन्स ओरिजिन, बासी मीन्स डिवेलर्स जो घूमते रहते हैं ओरिजिन में। तो ये ट्रेडिशनली क्या किस पे डिपेंड करते थे? फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे, फूड के लिए, फॉडर मीन चारे के लिए, हाउसिंग के लिए, कैटल्स के लिए, और क्राफ्ट्स मीन्स अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स के लिए। तो देखिए पिक्चर देखिए आदिवासियों की, पिक्चर में देखिए आपको आदिवासी दिखाए गए हैं। तो देखिए, डू यू आल्सो एसोसिएटेड, क्या आप आदिवासियों से एसोसिएटेड हैं विद कलरफुल हेड गियर्स डेकोरेटिंग विद हॉर्स? क्या आपको लगता है आप ऐसे वैसे स्किन के देखिए हेड पे कुछ गियर से डाले हुए हैं, या अपने से क्या कहते हैं इसको, हॉर्न से लगाए हुए हैं, फीदर्स पंख लगाए हुए हैं जिस तरह की, उनके चंकी ज्वेलरी है, उनकी ज्वेलरी बड़ी चंकी सी है, और वो डांस कर रहे हैं ड्रम पे। तो मोस्ट ऑफ पीपल डू क्या करते हैं,
अवर नॉलेज अबाउट द आदिवासी इज़ वेरी लिमिटेड, तो हमारा जो नॉलेज है आदिवासीज के बारे में बहुत कम है हमें। वी आर स्टिल इग्नोरेड, हम अब भी इग्नोर कर रहे हैं कि वो कैसी लाइफ में हैं और देयर सफरिंग्स, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे इंडिया में को इनरिच करने में, उनका डाइवर्स कल्चर से, उनके हेरिटेज से होने से। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता आदिवासीज को ने लूज किया अपना आइडेंटिटी, अपनी पहचान, उनके ट्रेडिशनल जो तरीके थे, काम थे, वो उन्होंने छोड़ दिए और उनकी जो वे ऑफ लाइफ था, वो वे ऑफ लाइफ उनकी बदल गई डेवलपमेंट के साथ। तो एंड ऑफ दीज ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स, तो ये पुराने जो उनके लाइफ स्टाइल थे, इनका जो एंड हुआ ट्रेडिशनल जो पुराने थे, इससे रिजल्ट क्या हुआ कि मार्जिनलाइज्ड हुआ और उनका एक्सप्लोटेशन मीन्स उनकी लूट हुई, उनका फ़ायदा उठाया गया। तो इट फोर्सेस देम टू लिव इन एबजेंट पॉवर्टी, इससे क्या होगा, उनको गरीबी में रहना पड़ा। तो आदिवासी ग्रुप थे जो ऑलवेज उनको डिस्क्रिमिनेटेड किया गया था, उनको भेदभाव किया गया था पहले और बाद के इंडिपेंडेंस एरिया में, इंडिपेंडेंस के आज़ादी के समय में। तो फॉरेस्ट जो थे जिसमें आदिवासी रहते थे, उनको ले लिया गया डेवलपमेंट के साथ ही, कि उनमें डेवलपमेंट करने उनसे छीन लिए गए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम में क्या था, आदिवासियों के जो जंगल थे वो ब्रिटिश वालों ने ले लिए थे, स्टेट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था, जिसके रिजल्ट से वो क्या हुआ, लैंडलेस हो गए, होमलेस हो गए, क्योंकि उनका जो जीवन था वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड था। तो अगर फॉरेस्ट ही सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर ले लिए, तो वो वहाँ से निकल गए, वो लैंडलेस हो गए और होमलेस हो गए। तो मैनी प्रोटेस्ट, कईयों ने प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, रिवोल्ट किया, जो कि कॉलोनियल एरिया में उस समय हुआ था, क्योंकि उनकी लूट माट की गई थी, उनका फ़ायदा उठाया गया था, उनकी चीज़ों से फ़ायदा उठाया गया था। बट दे वर क्विकली सुप्रेस्ड, लेकिन ये इनके जो विद्रोह थे आदिवासियों के ब्रिटिश टाइम पे, इनको ब्रिटिश वालों ने दबा दिया था। इन्हें मर्सीलेस मैनर, बड़े ही तरस जो तरीके से, जिसमें कि तरस आता है आज की डेट में, लेकिन उन्होंने बड़े निर्दयता से उनको दबा दिया था, उनके विद्रोह को, टू डिस्कोर्ज एनी फ्यूचर रिवोल्ट, ताकि आगे से कोई भी रिवोल्ट करने की हिम्मत ना करे। तो इवन इन द पास्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया, आज के एरिया में भी इंडिपेंडेंस के बाद जो आदिवासी ग्रुप्स हैं वो फेस कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स भेदभाव, किसके हैंड्स में, गवर्नमेंट के हैंड्स में, इंडस्ट्रियलिस्ट के हैंड में, कि गवर्नमेंट जो है उनका फ़ायदा उठा रही है, इंडस्ट्री वाले उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आगे बहुत बहुत मैनीफुल पावरफुल फोर्सेज है जो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके जंगलों को यूज़ कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों को यूज़ कर रहे हैं, उनसे कम सस्ते रेट पे काम करवा रहे हैं। तो इस तरह से आज भी उनका शोषण हो रहा है। तो फॉरेस्ट इन विच दे लिव्ड, तो वो जंगल जहाँ पे वो रहते हैं उनको क्लियर किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लकड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग करने के लिए, जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई और उनको वहाँ से निकाल दिया, जहाँ वहाँ पे आज की गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बना दिए। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, उनकी प्रॉब्लम जो थी गरीबी की, इलिटरेसी, इनडेप्टनेस मीन्स कर्जा न चुकाना, बॉन्डेज मीन उनके साथ जो स्लेवरी सिस्टम हो गया, वो एक तरह के स्लेव बन गए। एक्सप्लोटेशन मीन उनका फ़ायदा उठाना, उनको कम देना और ज़्यादा काम करवाना, और डिजीज़ रोगों से, और अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी से, ये ट्राइब्स के बीच में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स स्प्रेड हुई। तो देखिए बात करते हैं डूजुनों में भी साथ साथ। ज्योतिबाई फुले जो थे एक माली फैमिली में पैदा हुए थे, जो कि पूना में, वो बिलोंग करते थे शूद्र फैमिली को, शूद्र फैमिली को बिलोंग करते थे। उन्होंने एजुकेट किया, ही वॉज एजुकेटेड एट मिशन, और उनको एक मिशन स्कूल में पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, और उन्होंने बिगिन किया अपना सोशल रिफॉर्मर के तौर पे। सोशल रिफॉर्मर होते हैं जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, उनके लिए लोगों को आगात करवाते हैं, उनको सुचेत कराते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने एजुकेट करवाया उन लोगों को, जो जिनको हम अनटचेबल बॉयज़ कहते थे, मीन छोटी जाति के लड़का लड़की कहते थे, जिनको कहते थे कि इनसे हमारा बैठना बराबर नहीं है, उनको उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करने का किया। उन्होंने ट्रेंड किया अपनी वाइफ को कि वो बच्चों को, गरीब बच्चों को या उन बच्चों को पढ़ाए जो आदिवासियों के हैं, जहाँ ऐसी कैटेगरीज के हैं जिनका कि सोशल में, सोसाइटी में कोई अच्छा स्थान नहीं है। तो ही एसोसिएटेड, उन्होंने क्या किया, एक सत्य शुद्धलोक समाज भी बनाया, ऑर्गेनाइज किया, जिसका काम क्या था कि लोअर कास्ट को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना अगेंस्ट द हिंदू वर्ण सिस्टम, कि जो हिंदू सिस्टम में हमारा जो जात पात का सिस्टम है उसके अगेंस्ट हम मिलकर आवाज़ उठाएं। उन्होंने रॉट की एक किताब, स्लेवरी ऑफ लोअर कास्ट एंड एक्सप्लोटेशन बाय द ब्राह्मणी प्राइस्ट्स। उन्होंने एक किताब लिखी कि स्लेव जो हैं, हमारे जो गरीब हैं, इनको लोअर कास्ट के, इनका फ़ायदा उठा रहे हैं ब्राह्मण लोग, इस पे उन्होंने किताब भी लिखी।
तो देखिए बात करते हैं जो रिच कल्चर है हमारा आदिवासियों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन की हेरिटेज का। तो लेट अस टेक द एग्जांपल, बात करते हैं। देखिए बिश्नोईज, बिश्नोईज एक ट्राइबल कम्युनिटी है राजस्थान की, ये राजस्थान के मेनली रहने वाले हैं। ये प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, इनका काम है मेन एनिमल्स को और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करना, उनको संभालना। तो हैज़ बीन ए रिलीजन टू देम सिंस द 15th सेंचुरी, ये 15वीं सदी से चल रहा है ये इनका जो धर्म है। ये स्पिरिचुअल मेंटर जो उनके गुरुजी हैं, जो कि नाम है उनका जमेश्वर जी, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे, 29 रूल्स, जिनको कहते हैं 29 रूल्स। तो इसी नाम पे इनका नाम है बिश्नोई, 20 और 9 को जोड़कर बनाया बिश्नोई। तो ये जो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ देयर नेम, इसी से उनके गुरुजी की इन्हीं बातों से इनका नाम रखा गया बिश्नोई। तो इनके जो 29 धर्म हैं उनके अकॉर्डिंग पर्सनल हाइजीन रखना है, सफाई रखनी है शरीर में, मेंटेनिंग गुड गुड बेसिक हेल्थ रखनी है, हमारे अपनी सेहत को अच्छा रखना है, हेल्थी अपना सोशल बिहेवियर रखना है, सबके साथ अच्छा प्यार से रहना है, परमात्मा का याद करना है, वर्शिप करना है। और उनके 8 रूल्स ऐसे हैं 29 में से, जो उनको कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, जो अलग अलग तरह के पौधे हैं, जीवन है, चाहे वो पौधे की फॉर्म में हो, चाहे वो वर्ड्स की फॉर्म में हो, चाहे वो एनिमल्स की फॉर्म में, हमने उनको बचाना है। उन्होंने अच्छा गुड एनिमल हस्बेंड्री मीन्स अच्छे एनिमल्स को बचाया भी है, अच्छे पशु भी रखते हैं वो। और उनका जो रिलीजन है वो बैन करता है, उनका जो धर्म है ये बैन करता है कि एनिमल को मारना नहीं है, और किसी ग्रीन दरख्त को, कुछ जो दरख्त है जो सूखा नहीं है बल्कि हरा भरा है, उसको काटते नहीं वो। और वो डायरेक्ट करते हैं, वो प्रोटेक्ट भी करते हैं दूसरी तरह की लाइफ को भी, और तरह के जो जीव जंतु हैं उनका भी वो ध्यान रखते हैं। तो देखिए तो बिश्नोई कंजर्वेटनिस्ट, जो बिश्नोई के जो लोग हैं जो कि ध्यान रखते हैं अपने एनवायरनमेंट का, वो टेक केयर करते हैं नेचर की भी, और वो हार्मनी में एक दूसरे प्यार से रहते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग इट, वो नेचर का फ़ायदा कम उठाते हैं बल्कि नेचर को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। वो किसी पशु को, किसी पौधे को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करते बल्कि उनकी रक्षा करते हैं। तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, एज कम्पेयर टू अदर पीपल, जो अदर कंट्री के लोग कर रहे हैं उनसे ज़्यादा उन्होंने इस फील्ड में अपना बलिदान दिया, उन्होंने अपना फुल एफर्ट दिया है। तो लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनको भी ये हैव बीन आल्सो सब्जेक्टेड टू सोशल एंड इकोनॉमिकल इनजस्टिस, उनके साथ भी सोशली और इकोनॉमिकली पैसे वाइज अच्छा जस्टिस नहीं हुआ, इनजस्टिस हुआ है। गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मैनी स्कीम्स उनके वेलफेयर के लिए, बट लेकिन फिर भी वो डिसएंचरेंटेड हैं इनके साथ, स्कीम के साथ जो प्रोवाइड करते हैं उनको मोर मनी, मेकिंग अपॉर्चुनिटी टू रिच एंड हायर कास्ट्स से। और आदिवासीज है मोस्टली बीन गिवन द ऑप्शन टू मैनुअल लेबर ओनली, लेकिन आदिवासियों को क्या है मोस्टली क्या दी गई ऑप्शन कि वो मैनुअली मजदूरी कर सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट से क्या हुआ, एक्सप्लोटेशन जो है उनकी, जो लूटना, किसी को कम पैसे देकर उसका फ़ायदा उठाना, मैनी टाइम्स। इससे क्या होता है, रिसेंटमेंट मीन्स, सेंटिमेंट मीन्स दुखीपन आता है, सैडनेस आती है, किसकी फॉर्म में, प्रोटेस्ट की फॉर्म में, रिवोल्ट में, विद्रोह की फॉर्म में, किसके अगेंस्ट, हायर कास्ट के अगेंस्ट। जब लैंडलॉर्ड जो ज़मीन के मालिक उनके अगेंस्ट रिवोल्ट हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। जब कॉलोनियल पावर मीन, जो वहाँ पे मेन पावर है, जो सत्ता है गवर्नमेंट की, उसके खिलाफ लोगों का विद्रोह हो जाता है। बट देवर क्विकली सुप्रेस्ड, लेकिन इस तरह के विद्रोहों को बड़े आसानी से दबा दिया जाता है, मर्सीलेस मैनर मीन्स बड़ी ही कठोरता से, ताकि वो टीच कर दें वो, क्योंकि वो लोग चाहते हैं भी टीच करना चाहते हैं लेसन ऐसा कि दोबारा वो लोग ऐसा दोबारा पावरफुल, ऐसा वो पावरफुल कम्युनिटी के अगेंस्ट ऐसा दोबारा विद्रोह ना कर सकें। तो सम ब्रेव मैन स्टिल हैड द कॉरेज टू स्टैंड अगेंस्ट द सिस्टम टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ पीपल लाइक देम, लेकिन आज की डेट में भी कुछ ऐसे बहादुर आदमी हैं उनमें, जो कि आज भी सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, सिस्टम को बदलने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए ड्यूजनो में बात करते हैं। एज पर द सर्वे कंडक्टेड इन मई 2013 में जो सर्वे हुआ था, 15 मिलियन जो आदिवासी हैं वो वो क्या करते हैं, 7.5% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन का 7.5% हिस्सा हैं। इसलिए वो मेक करते हैं बहुत ही लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड में। तो इन ऑल 705 705 जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं इंडिया में। तो देखिए एक रिपोर्ट है सोशल जस्टिस की और डेवलपमेंट की इंडिया में। तो देखिए जो लश फॉरेस्ट हैं, गर्गलिंग स्ट्रीम्स हैं,
सराउंडिंग द विलेज फॉल टू हाइड द मिसरी एंड द पॉवर्टी ऑफ द आदिवासीज। ये जो बड़े बड़े जंगल हैं, जो नदियां हैं, जो आसपास विलेज के आसपास आती जाती हैं, ये कहते हैं हाइड करती हैं। क्या हाइड करती हैं? उनकी तरसजोग हालत को, उनकी उनकी गरीबी को। इन करीबनी इन उड़ीसा उड़ीसा में वेयर 300 के 300 के आसपास जो फैमिलीज हैं उनको फोर्स किया गया था, फोर्सफुली शिफ्ट किया गया था फ्रॉम देयर विलेज, उनके विलेज से, बाय फॉरेस्ट रेंजर्स, जो फॉरेस्ट में रेंजर्स होते हैं उनके द्वारा उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया था। तो दिस एंडेड देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, जिससे क्या उनका जो कुदरती वो पुराना जो कार्यकाल चलता आता था, जो उनकी जीवन जीने के जो तरीके थे, उनके फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी थी, वो उनकी अफेक्ट हुई। तो देखिए देयर चीफ ट्रेन सेज, उनके चीफ कहते हैं कि जल, जंगल और ज़मीन हमारे लिए जीवन है, इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड आर आवर लाइफ, विदाउट देम वी हैव नो एग्जिस्टेंस। लेकिन उनके चीफ क्या कहते हैं कि जो आदिवासियों के, कि हम इनके बिना नहीं रह सकते। जल है, जंगल है, ये हमारी ज़मीन, और ज़मीन हमारे लिए जीवन है, इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम रह नहीं सकते। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनको वहाँ से निकाल रही है, फॉरेस्ट रेंजर भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी। तो बट दी एफर्ट्स ऑफ द फ्यूल रिफॉर्मर्स, कुछ रिफॉर्मर्स ने, समाज सुधारकों ने और गवर्नमेंट की एजेंसीज फेल हुई हैं टू मेक मच डिफरेंस एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इनका सिचुएशन को सुधारने के लिए कई रिफॉर्मर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज ने कोशिश तो की, लेकिन वो फेल हो गए, इनको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सके, इनकी ज़्यादा एक्सप्लोटेशन को रोक नहीं सके। तो द प्लान ऑफ द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस और प्लान है SC ST के, हैव नॉट गिवन द डिजायर्ड रिजल्ट, उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। मीन्स SC ST के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो हो नहीं पाया जितना कि हो जाना चाहिए था। क्योंकि फेलियर क्या है हमारा? प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का। जो पॉलिसी जब वो बनाई जाती है लेकिन उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट एजेंसीज, और जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज है जिनको कि ये अपनी जो बातें हैं इंप्लीमेंट करनी है, रूल्स इंप्लीमेंट करनी है, उनके बीच में कोई सहयोग नहीं आपस में, तो जिसके कारण ये पॉलिसीज टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। तो बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो इवन ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट के समय भी बैकवर्ड सेक्शन जो थे सोसाइटी के, उनको ज़्यादा ध्यान दिया गया था। देयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, अपने संविधान को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इंक्लूड किया था कि प्रोविज़न रिजर्वेशन का, कि हम रिजर्व्ड लोगों को, जो लोग डाउनवर्ड हैं, जिनका बढ़िया नहीं काम चल रहा है, जो इकोनॉमिकली सोशली, उनको अपलिफ्ट करेंगे। उनको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को हम सोसाइटी के, उनको हम, जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, इक्वलिटी नहीं मिल रही, उनको आगे लेके जाएंगे, अपलिफ्ट करेंगे। और अंडर प्रिविलेज्ड, जिनको प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, और अंडर रिप्रेजेंटेड, जिनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है नेशन को बिल्ड करने में। तो हैंस अफर्मेटिव एक्शन जो रिजर्वेशन का था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, रिजर्वेशन दी गई थी इन ग्रुप्स को। अंडर इट ए परसेंटेज ऑफ सीट्स, इसके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ सीट्स से रिजर्व की गई थी पब्लिक सेक्टर में, मीन्स गवर्नमेंट नौकरियों में, यूनियन सेक्टर्स में, स्टेट और सिविल सर्विसेज में, यूनियन और स्टेट डिपार्टमेंट्स में, जो कि पब्लिक थे या प्राइवेट थे या एजुकेशनल की बात कर सकते हैं, उनमें इनको सीटें फिक्स की गई थी, इतने % लोग इनसे लिए जाएंगे। तो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो लिस्ट में शेड्यूल कास्ट और जो ट्राइब कास्ट है इंडिया के अपने, उनको जो बेनिफिट दिया गया था, जो कि लिस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है आज की डेट में भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने बहुत स्टेप लिए हैं, कंक्रीट में बहुत ठोस स्टेप लिए हैं प्रोवाइड करने के लिए सोशल जस्टिस टू ऑल, सबके लिए, कि ताकि जस्टिस हो, सबको उनका हक मिले। टू एंड द इनइक्वलिटीज़, तो ताकि जो ये असमानताएं हैं जो, इनको हम एंड कर सकें। और ऐसे ही एक मेयर जो है स्टेप लिया गया है, इसको कहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। तो अंडर दिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अंडर सीट्स आर रिजर्व फॉर, सीटें जो हैं, चाहे वो कॉलेज की बात करें, चाहे नौकरियों की बात करें, वो SC ST और OBC के लिए रिजर्व की गई हैं। लेजिस्लेटर्स मीन पार्लियामेंट में भी, गवर्नमेंट सर्विस में भी, स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी। और दे आर आल्सो गिवन द रिलैक्सेशन, उनको रिलैक्सेशन भी दी जा रही है अपर एज लिमिट में, कि मान लीजिए किसी की अपर एज लिमिट 35 साल है, तो उनके लिए वो 45 कर दी गई, उनको छूट दी गई है एज में भी। तो दीज स्पेशल प्रिविलेजेस एम टू ब्रिंग देम एट पार विद द सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लासेस। तो इससे क्या होगा, उनको जो बेनिफिट्स इसलिए दिया गया है सीटों का और रिजर्वेशन का, उसमें एज में भी, ताकि वो फॉरवर्ड जो बढ़िया क्लासेस हैं उनके बराबर आ जाएं। तो इंश्योर कर सकें कि राइटफुल प्लेस उनके लिए भी बने हमारी सोसाइटी में, उनका भी कोई नाम बने, उनकी भी कोई रिस्पेक्ट बने, ताकि वो भी अच्छी, अगर अच्छी सीट पे या अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ जाते हैं तो उनका भी कोई सुधार हो।
तो देखिए, तो आइडिया बिहाइंड द रिजर्वेशन के पीछे आइडिया क्या था, मेन बात क्या थी कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंक्रीज करें, वहाँ पे डाइवर्सिटी वहाँ पे ब्रिंग ले आएँ, सोशल इक्वलिटी ले आएँ कि जब एक ही इंस्टीट्यूशन में कॉलेज में सब तरह के लोग पढ़ेंगे, बैकवर्ड भी, एससी भी, जनरल भी, तो उनमें इक्वलिटी मीन्स समानताएँ आएंगी, उनको समान अवसर मिलेंगे। तो हाउएवर द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस दैट आर रन बाय रिलीजियस बॉडीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस रूल। तो इस रूल में वो इंस्टीट्यूशंस को नहीं लिया गया जो कि माइनॉरिटी मीन्स अलग अलग इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई मुसलमान मदरसा चलाते हैं, हिंदूज टेम्पल्स में पढ़ाते थे, इन इंस्टीट्यूशंस को हमने ज़्यादा इसमें नहीं इंक्लूड किया, बल्कि स्कूलों में, सभी स्कूलों में कर दिया कि सब बच्चे चाहे किसी भी कास्ट से हैं वो बराबर ही पढ़ेंगे, एक ही जगह पढ़ेंगे। तो डू यू नो में है आर्टिकल 334 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बताता है कि रिजर्वेशन को एक रास्ता रियलाइज़ करने का कि सोशली हम इक्वल हैं, रिजर्व करके किस सीटों को रिजर्व करके लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेशन में, असेंबलीज में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अगर सीट्स हम फिक्स कर देंगे स्टेट के एमएलए एमपी में, तो अगर एमपी कोई बनेगा एससी से, एसटी से या ओबीसी से, तो वो देखिए अपनी जाति का बेनिफिट करेगा, उससे उनकी बरादरी का बेनिफिट होगा, तो वो भी अल्टीमेटली एक सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो एज ए पोलिटिकली सेफ गार्ड करने के लिए सीट्स इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, पंचायतों में, म्यूनसिपलिटीज़ में रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। लेकिन जो सीट्स है वो ऐसी नहीं है कि 100 में से 50 सीट्स उनकी है, उनकी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग उनको ये हिस्सा दिया गया कि उनकी कितनी सीटें होंगी। तो प्रोविजन आल्सो हैव बीन मेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन बनाया गया है टू गिव द रिप्रेजेंटेशन टू एंग्लो इंडियन माइनॉरिटी, कि जो ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश हैं लेकिन इंडिया में रह रहे हैं, उनको भी हम, उन माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी हम उसमें जगह देंगे। इफ़ अदरवाइज नॉट एडिक्यूटली रिप्रेजेंट, अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं काउंट कर रहे हैं, तो उनको भी मौका देंगे अगर वो नहीं है बढ़िया लेवल पे। तो देखिए इसमें डू यू नो में है लैक ऑफ ट्रेनिंग की कमी, एजुकेशन की कमी और रोज़गार ना होने से हमारा जो हेरिडिटरी है, जो नेचर ऑफ दी मैनी लोअरली ऑक्यूपेशंस है वो जीवित है, अलाइव है आज भी। क्योंकि अगर हम लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे, एजुकेशन दे देंगे, रोज़गार दे देंगे, तो जो पुराने जो काम चल रहे हैं लो लेवल के वो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अलॉन्ग विद द एससी एसटी सम, कुछ ऐसे सेक्शन भी है सोसाइटी के जो आज भी डिप्राइव्ड मीन्स जिनको नहीं मिला बेनिफिट्स डेवलपमेंट के, और आज भी वो कॉन्टीन्यूसली सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, सोशली और एजुकेशनली, एजुकेशन वाइज भी और सोसाइटी वाइज भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं। उनकी लिस्ट क्या है, उनको कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर द चेयरमैन बीपी मंडल, जो बीपी मंडल ने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसके अंडर उनको अदर बैकवर्ड क्लासेस में लिस्ट किया गया उन लोगों को जिनको कि एससी एसटी के बिना और भी जो कैटेगरीज है जिनको कि पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो जो कम्युनिटीज़ हैं, समाज के लोग हैं अंडर ओबीसी हैं मेनली, उसमें कौन कौन से आते हैं, स्मॉल कल्टीवेटर छोटे किसान, एग्रीकल्चर करने वाले, किसानी करने वाले लेबरर, आर्टिशियंस, पीपल इंगेज्ड इन वीविंग जो कपड़ा बुनते हैं, फिशिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई मिस्त्री पने में काम करते हैं, उन लोगों को ओबीसी में डाला गया है। और वो जो क्या क्या करते हैं कि मेजोरिटी ऑफ उनमें ज़्यादातर लोग क्या हैं, पुअर हैं, बैकवर्ड हैं पॉपुलेशन में, दैट हैव बीन प्रोड्यूसिंग ए वैरायटी ऑफ गुड्स, जो कि बहुत तरह की सर्विसेज और गुड्स हमें दे रहे हैं, लेकिन वो भी गरीब और बैकवर्ड हैं। बट कंटिन्यू टू सफ़र ड्यू टू अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन उनको अच्छी टर्म्स और कंडीशन, अच्छे माहौल, अच्छे मौके नहीं दिए जा रहे, जिसके कारण वो उनकी कंडीशन आज भी इतनी बढ़िया नहीं है। तो आगे देखिए डू यू नो में बात करते हैं। अबर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्लान किया है रिजर्वेशन एसटी और एससी के लिए ओनली फॉर 10 ईयर की, 10 साल के लिए इनको हम रिजर्वेशन देंगे। हाउएवर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इनकोरेज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, जो आगे गवर्नमेंट्स आएंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हैव बीन एक्सटेंडिंग द डेडलाइन, वो इस डेडलाइन को, रिजर्वेशन को आगे से आगे बढ़ाती जा रही हैं। और इस एक दिन तब ये रिजर्वेशन सिस्टम बंद हो जाएगा जिस दिन सभी कैटेगरीज का इक्वल बेनिफिट और डेवलपमेंट हो जाएगा, उस दिन ये रिजर्वेशन सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स की। माइनॉरिटी ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो एससी एसटी और ओबीसी के बिना हैं, और भी ग्रुप्स है काफ़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ वो लोग हैं जब वो हमारे देश में रह रहे हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, लेकिन वो कम मात्रा में एज़ कम्पेयर टू दूसरे के। जैसे कि मुस्लिम्स की बात करें,
क्रिश्चियंस की बात करें, सिखों की बात करें, बुद्धिस्ट की बात करें, जैन्स की, पर्शियंस की और एंग्लो इंडियंस की बात करें, ये हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटीज मीन्स कम संख्या में हैं, तो इनको माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उनकी नस्ल, रिलीजन, धर्म, उनकी लैंग्वेज, उनके नंबर, उनकी क्वांटिटी, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेजोरिटी ग्रुप्स, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदू हैं उनसे। तो इसलिए इन लोगों को, जो ये मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, पर्शियंस हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग हमारी गिनती से बहुत कम है पॉपुलेशन में, तो इनको माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कहते हैं, जो कि कम संख्या में है। तो मुस्लिम्स आर द लार्जेस्ट सिंगल माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। इन सब में जो मुस्लिम्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, इन माइनॉरिटी कम्युनिटी में इनकी संख्या ज़्यादा है। तो बैकवर्डनेस, जो पिछड़ापन है अमंग द मुस्लिम इज़ द कंट्री इन द कंट्रीज एविडेंस, ये हमारा स्पष्ट है कि ये बैकवर्ड हैं। दे लैग बिहाइंड द मेजोरिटी कम्युनिटी, वो जो दूसरी कम्युनिटी है जनरल, उससे काफ़ी पीछे हैं, एजुकेशन वाइज भी और इकोनॉमिकली पैसे वाइज भी। तो लार्ज पार्ट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन जो है सफ़र कर रहा है बैकवर्डनेस से, पिछड़ेपन से, ड्यू टू abstaining फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। उनको मेन एजुकेशन नहीं मिल रही, उनको ऑप्शन नहीं मिल रही ट्रेडिशनल एजुकेशन की, जो कि प्राइमरी है उनके रिलीजियस में। तो मैनी मुस्लिम पेरेंट्स जो हैं आज की डेट में भी प्रेफर करते हैं बच्चों को सेंड करना टू ए स्कूल जो कि इस्लामिक है, जहाँ पे इस्लाम की स्टडी कराई जाती है, जिसको कहते हैं मदरसा। एंड नॉट फॉर मॉडर्न एजुकेशन, वो मॉडर्न एजुकेशन में नहीं भेजते, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अपने धर्म का भी नॉलेज लें। बट द थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, लेकिन आज की डेट में ये बातें बदल रही हैं। आज की डेट में जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी ज्ञान हो रहा है, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे मॉडर्न एजुकेशन लें और वो एक पार्ट बने हमारे मेन स्ट्रीम मीन्स मेन इंडिया की डेवलपमेंट का। तो डूजू नो में है, देखिए, ए माइनॉरिटी कम्युनिटी इन वन स्टेट में हैव मेजोरिटी इन अदर स्टेट। तो देखिए ये कहा क्या गया है डूजू नो में, कि मान लीजिए एक स्टेट में कोई किसी प्रकार के धर्म के लोग कम हैं, तो हो सकता है दूसरी स्टेट में वही लोग ज़्यादा मात्रा में हो दूसरी देश में। तो जैसे कि मुस्लिम्स की बात करें, अगर हम बात करें कंट्री की, तो हमारे इंडिया में कम है ये, लेकिन पाकिस्तान में ये मेजोरिटी में है, पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो इसी तरह हो सकता है एक स्टेट में एक जो खास धर्म है या खास लोग हैं वो माइनॉरिटी में हो सकते हैं, कम संख्या में हो सकते हैं, लेकिन दूसरी स्टेट में वही लोग ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम्स हैं वो लार्जेस्ट मेजोरिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन में है जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीर साइड आपको ज़्यादा मुस्लिम मिलेंगे, बाकी धर्मों के लोग कम मिलेंगे। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब में वो बहुत कम मिलेंगे। तो इस तरह हो सकता है भी कोई कम्युनिटी एक जगह ज़्यादा है तो दूसरी जगह कम भी हो सकती है। तो देखिए ये टेबल है हमारा रिलीजियस पॉपुलेशन का, जो 2011 में की गई थी। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हिंदू है 96.62 करोड़, जो कि 79.80% बनाती हैं। सेकंड नंबर है मुस्लिम की, जो हमारी पॉपुलेशन है, फिर क्रिश्चियंस की, फिर सिख की, फिर बुद्धिस्ट की, फिर जैन्स की, फिर अदर कैटेगरीज़ के लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम्स हैं। इस तरह से ये डाटा हमें बता रहा है। तो इट गिव्स यू द राइट इनसाइट देयर कि ये नीड जो है हमारी आर माइनॉरिटीज़ की, इनको भी राइटफुल शेयर, इनका हक देना देना चाहिए, ताकि इनकी डेवलपमेंट का बेनिफिट हो सके। इनको आइसोलेट में अलग नहीं कर सकते हमारी दूसरी जो चीज़ों से, इनको फोर्स नहीं कर सकते कि ये हमारे सहारे पे या दूसरों के तर्ज पे रहें। ऑन द अदर हैंड जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। दे नीड टू एम्फेसाइज दैट दे आर पार्ट ऑफ द होल, उनको भी ये समझना चाहिए कि हम भी पूरी जनसंख्या का एक पार्ट हैं, और इनसे क्या हमारा जो कंपोजिट जो कल्चर है इंडिया का, वो स्ट्रेंथ होगा, वो उसमें ताकत मिलेगी। तो बेनिफिट ऑफ द प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस का बेनिफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इस वे में, नाइदर द क्रीमी लेयर अमंग द SC ST एंड OBC नॉर द अदर कम्युनिटीज़, जो कि मोनोपोलाइज करती हैं, अपना हक दिखाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेवलपमेंट में। जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे जस्ट और इक्वल सब रखेंगे। तो जो टर्म क्रीमी लेयर है ये तब यूज़ की जाती है जब कोई वेल्थियर मीन्स तकड़ी, पैसे वाइज एंड बेटर एजुकेटेड मेंबर्स मिल जाते हैं बैकवर्ड क्लास के। मान लीजिए किसी बैकवर्ड क्लास में लोग अच्छे एजुकेटेड हैं, उनके पास पैसा बढ़िया है, तो उनको कहते हैं क्रीमी लेयर में आगे वो। तो इट इज़ अर्ज दैट दे शुड नॉट कंटिन्यू टू वेल द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। तो मान लीजिए एक कैटेगरी है वो आज की डेट में OBC है, और उसके फैमिली की जो कंडीशन है बढ़िया नहीं, तो उसको OBC में कोटा मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है। लेकिन जैसे उनकी जो इकोनॉमिकल हालत बढ़िया होती है, वो आने वाले टाइम में रिच हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं, तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, मीन्स वो क्रीम बन गए, मीन्स वो अच्छे बन गए, बाकी कैटेगरीज के बराबर बन गए, तो उनको वो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो बंद कर दिया जाएगा।
तो जो माइनॉरिटीज़ हैं हैव टू बी प्रोवाइड द राइटफुल, उनको सही जगह देनी है, सही प्लेस देनी है। दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट करना है हमने कि उनको डोमिनेट ना करें, उनको दबाया ना जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। समटाइम जो माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो ये फील करता है कि वो डर फील करता है किससे, मेजोरिटी ग्रुप से, कि जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो ज़्यादा पॉपुलेशन में हैं तो उनसे वो डर फील करते हैं। इनसिक्योरिटी जिससे उनको फील होती है, डिसहार्मनी मीन्स उसमें उनमें ये जो शांति सा रहने वाला सिस्टम डिसहार्म होता है। तो माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी माइंड में रखना चाहिए कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी व्हेन ईच एंड एवरी इंडियन जो ज्वाइन करेगा अपनी हैंड, जब हर एक भारतीय एक दूसरे से हाथ मिलाएगा और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा तो हम एक दिन जीतेंगे और हम सबकी जीत होगी। तो द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री जो हमारे जो मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर्स को डील करते हैं, उन्होंने लॉन्च किए हैं सेवरल स्कीम्स वेलफेयर के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और उनके अधिकारों को सेफ गार्ड करने के लिए। तो डिस्पाइट बीइंग ए माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पे सिख्स हैव प्लेड एन एग्जाम्पलरी रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो सिखों ने हमारे जो इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है। वो फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप है इंडिया में, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 2% ऑफ द मल्टी रिलीजियस मल्टी एथिकल पॉपुलेशन ऑफ 1.25 बिलियन। उनकी जो जनसंख्या है वो 1.25 बिलियन है, जो कि वो बढ़िया कर रही है। इन स्पाइट ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत कम है, 1.25 बिलियन होना, करोड़ होना। द स्किन कम्युनिटी हैज़ प्लेड ए पायनियरिंग रोल इन फील्ड्स, लेकिन उन्होंने फिर भी कई क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। जैसे कि डिफेंस में बात करें तो आज की डेट में ज़्यादा फौजी सिख पाए जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी बहुत सिख लोग पाए जाते हैं, बिजनेस में भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो सिख फैमिली से हैं, स्पोर्ट्स में भी सिखों के काफ़ी आदमी हैं। तो उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है डेवलपमेंट में इंडिया की। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसका कोई धर्म नहीं है। तो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट सेफगार्ड करते हैं इंटरेस्ट को, हमारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं हमें सभी को, सभी फील्डों में, सभी तरीक़ों से। तो क्लास 7th में हमने पढ़ा था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स फीमेल और मेल्स और फीमेल्स में भेदभाव की, इलिटरेसी अनपढ़ता के बारे में, और माल न्यूट्रिशन मीन्स लोगों में, बच्चों में कुपोषण की कमी के बारे में। तो ये ट्रू है कि इक्वलिटी इज़ ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, की लोकतंत्र के लिए सब चीज़ों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। बट हैज़ अ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, हमें इक्वल स्टेटस होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ताकि SC ST और OBC माइनॉरिटी ग्रुप्स और सोशल अपने जो वुमेन्स है, चिल्ड्रंस हैं, सब के सब दोबारा से एक हो जाएं, इनका भी कोई डिग्निटी मीन समान हो। तो ईच एंड एवरी इंडियन नीड्स टू वर्क टुगेदर, तो हर एक इंडियन को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इन सफरिंग जो हो रही हैं, जो भेदभाव की, डिस्क्रिमिनेशन की, या डिप्रीवेशन मीन्स किसी को हम कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं, या किसी को कमी है सोशली और इकोनॉमिकल जस्टिस की, तो उसको हम दूर कर सकें। तो इट इज़ अ प्राइम ड्यूटी ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लोकतंत्र, उसका बहुत ज़्यादा ये ड्यूटी बनती है प्रोग्रेस करना ऑल दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, सभी सेक्शंस की सोसाइटी के सभी लोगों की प्रोग्रेस की जाए, और मीन्स प्रॉपर स्टेप्स उठाए जाएँ अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, जो नहीं एबल हैं बेनिफिट्स को लेने के। तो ऑल इनइक्वलिटी, जो भी असमानताएं हैं जो कि इक्वल नहीं हैं, उनको सबको रिमूव कर दें ताकि हमारी एक बढ़िया सोसाइटी बन सके। तो देखिए जो प्रोग्रेस है मेड इन द लास्ट जो सालों में बढ़ी है, 100 सालों में हुई है अपलिफ्टमेंट करने की, डाउनवर्ड और वुमेंस की सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन वाइज बैकवर्ड में एरिया में, वो इम्प्रेसिव है, काफ़ी अच्छी है। बट इट हैज़ नॉट जेट, लेकिन ये अभी तक भी उस पोजीशन पे नहीं पहुंची जहाँ पे हर इंडियन होना चाहिए। द लेजिस्लेटर और जुडिशल सिस्टम जो है हमारा गवर्नमेंट का, वर्क इन कोऑपरेशन विद द बेनिफिट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। ये सिस्टम जो जुडिशियल सिस्टम और पार्लियामेंट सिस्टम सबका बेनिफिट चाहते हैं पॉपुलेशन का, रेदर देन फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप, ना कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप का। वो चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका बेनिफिट हो, ना कि किसी काज का हो। तो होपफुली, तो उम्मीद करते हैं द चेंजेस दैट आर इनिशिएटेड विद द बिल कंटिन्यू, जो चेंजेस कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, एफर्ट चलती रहेंगी सोशल जस्टिस के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और जस्टिस मिलता रहे। लेट अस रिमेंबर दैट नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन रिमेन बैकवर्ड। देखिए कोई भी सेक्शन सोसाइटी का बैकवर्ड नहीं रहेगा, पिछड़ा नहीं रहेगा, अगर अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएँ एट पार और विद अदर्स, दूसरों के बराबर।
तो देखिए इसमें डू यू नो में है एग्जिस्टेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी, जो लोगों में भेदभाव है सोसाइटी में, इसका एग्जिस्ट होना होना और इसका एक्सप्रेस होना इज ए क्वाइट डिज़ायरेबल, ये जरूरी भी है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। बट समटाइम्स कई बार क्या होता है, सोशल डिफरेंस जो होते हैं जेंडर बेस पे, कि कोई मेल है कोई फीमेल है, रिलीजन वाइज पे कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है, या कास्ट वाइज जो हैं वो क्या है, सोशल डिविजन्स की फॉर्म ले लेते हैं। सोशल डिवीजन मीन्स समाज को बांट देते हैं और हमें असमानताएं प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि गलत है। तो मीन्स क्या है, डेमोक्रेसी में अलग अलग तरह की सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सबका बेनिफिट हो, लेकिन ये कई बार समाज को बांट देती हैं ये डिविजन से, और इनमें असमानताएं पैदा कर देती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।